देखिए बेटा, चैप्टर नंबर 4 हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का। चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। तो सबसे पहला जो प्रश्न बनता है वो ये है कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस टाइप की जो इक्वेशन होगी इसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। बहुपद आपने पढ़ा होगा 9th में। जो भी उच्चतम घात होती है उसे हम घात कहते हैं बहुपद की। तो इसमें उच्चतम घात कितनी है, 2। तो ये 2 घात का बहुपद है, लेकिन जब बराबर 0 लिख देते हैं तो ये हो जाता है द्विघात समीकरण। क्या हो जाता है? द्विघात समीकरण। एक और बात, इसमें खास बात ये होगी कि इसमें a जो है वो 0 नहीं हो सकता कभी। द्विघात समीकरण में जो a है वो 0 नहीं हो सकता। कारण भैया, अगर a 0 हो गया ना तब तो ये खत्म हो जाएगा, तब ये सिर्फ बचेगा bx प्लस c। बोलो ठीक है, तब तो ये रैखिक बहुपद हो जाएगा, मतलब एक घात का। तो ये द्विघात समीकरण तो होगा नहीं। तो इसीलिए इसकी परिभाषा में लिखा होता है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का समीकरण क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण कहलाता है। ये परिभाषा हो गई, इसकी ये डेफिनेशन हो गई कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के टाइप का इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण कहलाएगा, जहां साथ में ये लिखना जरूरी कि a 0 नहीं होना चाहिए। a जो है वो 0 नहीं हो सकता है, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं हो सकता। a 0 हो जाएगा तो ये द्विघात नहीं बचेगा। समझ में आ गई होगी बात। बस इतनी डेफिनेशन है। इसके बाद एक और 3 बातें और याद कर लीजिएगा। a जो होता है वो हमेशा x² का गुणांक माना जाएगा। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ध्यान रखना, a x² का गुणांक, b x का गुणांक। गुणांक का मतलब जो गुणा का अंक है, साथ में जो गुणा में है वही गुणांक। एंड c इज कांस्टेंट। c जो होता है वो अचर पद होता है। ठीक है, बस इतनी सी थ्योरी आप पढ़ने के बाद पहली एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर लेंगे। तो इतना पहले आप क्लिक कर लो, स्टॉप कर दी। देखिए एक्सरसाइज 4A का पहला क्वेश्चन क्या है, और इन्होंने 1 से लेकर 9 तक प्रश्नों के लिए क्या लिखा है, जांच कीजिए कि क्या ये द्विघात समीकरण है। मतलब क्वेश्चन ये है, ये प्रश्न है और इनमें इन्होंने कहा जांच करो कि क्या ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण क्या होता है ये हम आपको अभी बता चुके हैं, याद है ना। अभी डिफाइन हमने किया कि इस टाइप का जो इक्वेशन होगा उसको बोलेंगे द्विघात समीकरण। इसमें लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि ये टर्म ही गायब हो जाए तब ये द्विघात नहीं है, और उससे बड़ी घात भी ना हो, x की घात 3 ना हो, वरना त्रिघात हो जाएगा वो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको फार्मूला याद होगा, a² प्लस b² प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1 यानी 2x। क्लियर? फार्मूला याद है ना, a² प्लस b² प्लस 2ab। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 2 3 6। 2x क्या हो गया, कैंसिल। इधर लाओगे माइनस में होगा तो भी कैंसिल ही होगा। x², 1 का वर्ग 1 बराबर कितना, -6। अच्छा, -6 इधर आएगा तो +6, 6 और 1 7। x² प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ लिख दोगे यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि हमने आपको कहा था इस टाइप का इक्वेशन द्विघात होता है। तो ax², b इसमें 0 है, b 0 हो सकता है। हमने कहा b और c दोनों 0 हो सकते हैं, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो ax², अच्छा तो इसमें उच्चतम घात कितनी है, 2, तो ये द्विघात है, बस सीधी बात है। इसी में का सेम दूसरा क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, x² माइनस 2x इज इक्वल टू -2 तियां -6 माइनस माइनस प्लस का 2x। अभी प्लस का 2 इधर आया तो -2, प्लस 2 इधर आया -2, -2 माइनस का 4x। सही है, प्लस का 2 इधर आया -2, माइनस का 4x, -6 इधर आया तो प्लस का 6 बराबर 0। अब आप देखो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ लिख दोगे यह द्विघात समीकरण है। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसको चेक करना है वही कि द्विघात है कि नहीं है। मल्टीप्लिकेशन करना होगा इसका और इसका भी। x² प्लस x माइनस 2x और 2 1 कम 2 -2 इज इक्वल टू
इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x -1 इंटू एक्स माइनस एक्स -1 इंटू 3 -3। अभी आपको जरूर ये लग रहा होगा कि नहीं सर द्विघात तो है, लेकिन बेटा नहीं है, कारण ये कट जा रहे हैं। आप देखो एक्स स्क्वायर इधर लाओगे तो निगेटिव एक्स स्क्वायर होगा, पॉजिटिव से कट जाएगा। तो अब आगे देखना, x में 2x गया माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 3x में x गया 2x माइनस 3। अच्छा माइनस एक्स उधर जाएगा तो प्लस एक्स होगा, तो 2x और x कितना हो जाएगा 3x है ना, माइनस एक्स उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 और 1 3, माइनस 2 उधर जाएगा प्लस का 2, तो 2 में से 3 जाएगा तो -1। क्या ये द्विघात है? ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, ये एक घाती है। ये समीकरण कैसा है? बल्कि इसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। जब भी x की पावर 1 होती है तो उसे रैखिक बोलें या एक घातीय बोलें। जब मैक्सिमम पावर 2 है तो बोलेंगे द्विघातीय, मैक्सिमम पावर 3 है तो बोलेंगे त्रिघातीय। समझ गए ना? चलो क्लिक करो ऐसा फोटो। तो इधर वाला हम ऐसे ही लिख लेंगे, और कभी इसमें जल्दी मत करना कि ऐसे ही देख लिया कि तुम्हें लगा x की पावर 2 है द्विघात है। कई बार इधर से कट जाता है, जैसा यहाँ पे होने वाला है। इसे आप a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 दूनी 4 4x, एक्स स्क्वायर 2 का वर्ग 4 और 2ab 2 दूनी 4 माइनस का 4x। अब देखो अभी लग रहा था ये द्विघात है, लेकिन एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो शॉर्ट कर दिया। लग रहा था ये द्विघात है, लेकिन एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब अपने पास द्विघात बचा ही नहीं इसमें, तो ये तो द्विघात समीकरण नहीं है। फिर भी और थोड़ा करना चाहो तो -4 इधर आया तो प्लस के 4, 4 और 3 ये हो गया कितना 7। ये 1 है और ये 4 है, तो 1 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा -3, 1 में से 4 गया -3 बराबर 0। तो फिलहाल ये द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ लिखोगे ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि वही बात हो गई, इसमें a 0 हो गया। वो होता है ना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यहाँ पे 0 टाइम्स एक्स स्क्वायर है बेटा, है कि नहीं? तो ये द्विघात नहीं है, ये एक घातीय समीकरण है या रैखिक समीकरण कह सकते हैं इसको। अच्छा जी, इधर आते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab यानी 3 इंटू एक्स इंटू 2, 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। a प्लस बी का होल क्यूब मीन्स a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। इसकी क्लियर है बिल्कुल? ओके। इसका मल्टीप्लाई कर लें अंदर, 2x x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, 2 और 1 3। इसकी 1 से मल्टीप्लाई करो -2x, इसकी 1 से मल्टीप्लाई करो -2x। एक्स क्यूब और 2 का घन कितना होता है 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होगा ना। अच्छा 3 दूनी 6 6x, 3 दूनी 6 6x हो गया, ब्रैकेट में x प्लस 2 लिख लो। आगे है 2x क्यूब माइनस 2x। अच्छा जी, पहले इधर सॉल्व ही कर लो पूरा। x क्यूब प्लस 8 6x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, 6 इंटू 2 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अभी क्या है, ये 2x क्यूब है और ये x क्यूब है, सारे उधर ले चलो। कभी जल्दी हो तो यहीं से लिख दो कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें x का जो उच्चतम घात है, हायर पावर है, वो 3 है, ठीक है ना। तो 2x क्यूब में x क्यूब गया तो उधर गया तो x क्यूब बचा। ये 2 टाइम है, ये 1 टाइम है, 2 टाइम में 1 टाइम लेस होगा, 1 टाइम बचेगा। सही बात है कि नहीं है भाई? 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही तो बचेगा। ये प्लस का 6 उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, सही। प्लस के 12 उधर गए तो -12 और -2 हो गया माइनस का 14x, ठीक है। 2 में से 1 गया 1, प्लस उधर गया तो -12 उधर गए -12 और -2 -14 एंड प्लस 8 उधर ट्रांसफ़र होगा तो -8। और यहाँ आप लिख दोगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। समझ गए होगे क्यों? क्योंकि इसमें x की मैक्सिमम पावर 3 है। तो ये है क्या? ये त्रिघात समीकरण है। मतलब द्विघात नहीं तो ये भी पता करो कि ये है क्या। तो इसको अगर बोलें तो बोलेंगे ये त्रिघात समीकरण है, राइट।
इधर वाला ऐसे ही लिख लो, ठीक है। a माइनस बी का होल क्यूब हम खोलेंगे तो क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ये a है ये b है, a की जगह पर हम x लिखेंगे, b की जगह पर 2 लिखेंगे, सही है। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, a इज x एंड b इज 2, ओके। 3ab ब्रैकेट में क्या है आगे, a माइनस बी, सही बेटा। ये तो द्विघात बनता नजर आ रहा है, एक्स क्यूब क्या हो गया, चला गया। लग रहा था कि ये त्रिघात हो जाएगा लेकिन हुआ नहीं क्योंकि दोनों तरफ कैंसिल हो गया। माइनस का 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 का घन 8, 2 का घन 8, 3 दूनी 6, माइनस का 6x ब्रैकेट में क्या है x माइनस 2। आगे बढ़ते हैं। निगेटिव एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस 6x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 2 12x, सही है। ये निगेटिव टर्म था, इधर आया तो पॉजिटिव हो गया, तो 6 माइनस 6 इधर आया तो प्लस का 6 और 6 में से 4 गया 2, माइनस का 6 इधर आया तो प्लस का 6 और 6 में से 4 गया 2, सही है। प्लस के 12 इधर आए तो माइनस 12 और माइनस 1 माइनस का 13x, कहो तो लाके दिखाएं वो स्टेप, ऐसा समझ में आ रहा है। अच्छा जी, माइनस 8 इधर आया तो प्लस 8 और 1 9, समझ में आया कि नहीं आया। क्या ये द्विघात है, हाँ तो लिखेंगे क्योंकि इसमें x की मैक्सिमम पावर 2 है तो लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। समझ में आया, चलो करो। तो 9 होमवर्क देखिए, अब अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। 4A का क्वेश्चन नंबर 10, बाकी 9 तक सेम पैटर्न है, जो भी क्वेश्चन हमने छोड़े हैं वो अपने आप करोगे। 10 नंबर क्वेश्चन ये है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योग गुणनफल 306 है और हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। एक और बात है, इसमें लिखा है पूर्णांकों को ज्ञात करना है लेकिन ज्ञात नहीं करना है। उसके ऊपर देखो 10 नंबर के ऊपर क्या लिखा है, निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में लिखिए। मतलब इस कंडीशन को केवल द्विघात के रूप में लिखना है। मनोहर में जरूर इन्होंने निकाल के आंसर दिए हैं, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, ये एनसीईआरटी की ओरिजिनल जो बुक आती वो अगर देखोगे तो उन्होंने जो आंसर दिया इसका, उसमें केवल उन्होंने द्विघात समीकरण बना के दिखाया, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है 10 नंबर के ऊपर आप पढ़ सकते हो क्या लिखा है कि निम्नलिखित कंडीशंस को द्विघात समीकरण के रूप में लिखो, केवल द्विघात बनाओ। उन्हें हल कैसे किया जाएगा वो अगली एक्सरसाइजेज में सिखाया जाएगा, ठीक है। तो 10वां क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। 10वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो यहां हम लिखेंगे माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अब हम क्या माने, ये क्वेश्चन है ना, तो हम मानेंगे x, x + 1। अच्छा, आप ये सोचोगे कि सर वो क्यों नहीं मान लिया कि 2 और 3 है ना, यही तो पूछ रहे थे। तो 2 और 3 तो एक विशेष मान हो गया ना, 2 और 3 आपको जनरल में चलना है। अब x का मान 2 भी हो सकता है तो अगला 2 और 1 3 हो जाएगा। तुमने कहा 30 और 32 तो 30 होगा, तो 30 और 1 31 हो जाएगा। जो क्रमागत शब्द लगा है, क्रमागत समझते हो, क्रमागत मतलब क्रम से आने वाला, उसके जस्ट बाद का। तो आपने देखा होगा पूर्णांकों में एक एक का डिफरेंस ही तो होता है। अभी क्रमागत समधन पूर्णांक मानने होते हैं तो हम कहते हैं x और x + 2। अगर x सम है तो x + 2 अगला वाला सम होगा, हाँ x + 4 बिल्कुल उसका अगला होगा। अभी इसमें 3 क्रमागत धन पूर्णांक मानने होते तो पहला मानते x, अगला वाला एक ही तो ज़्यादा होगा, x + 1, और उसके आगे क्या होता है x + 2, फिर x + 3। क्या ये बात समझ में आ रही है? इन्होंने कहा कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x + 1 हमने मान लिए। इन्होंने कहा इनका जो गुणनफल है वो 306 है। प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप लिख लेना, प्रश्नानुसार गुणनफल जो है इनका कितना है, प्रश्नानुसार इनका जो गुणनफल है वो कितना है बेटा 306। तो हमें ये पूर्णांक ज्ञात करने, एक्चुअली ज्ञात नहीं करना, इसे केवल द्विघात के रूप में बनाना है बस। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो,
x इंटू एक्स प्लस वन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, x इंटू एक्स प्लस वन बराबर कितना 306, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू वन एक्स इज इक्वल टू 306 प्लस x प्लस 306 इधर आया तो ये आपका यही आंसर है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर एनसीईआरटी वाली बुक में देखोगे यही दिया है, क्योंकि उन्होंने लिखा है इससे द्विघात समीकरण के रूप में लिखो, तो इस समस्या को आपने द्विघात समीकरण के रूप में लिखा। लेकिन अगर तुम्हें मतलब वो पूर्णांक निकालने भी हों तो इस द्विघात समीकरण को हल करना पड़ेगा, और हल कैसे करते हैं आगे आने वाली एक्सरसाइजेज में आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन को इतना ही करेंगे, ठीक। अभी इसे हल कैसे करते हैं ये आगे एक्सरसाइज जितनी है सब में यही सिखाया जाएगा कि द्विघात को हल कैसे करते हैं। क्लियर। देखिए 11वां क्वेश्चन ये है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है। यहाँ देखो बोर्ड पर सभी, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। एक रेलगाड़ी है जो 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है, यही लिखा है। स्टेशन उसका एक यहाँ पर है, यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करेगी रेलगाड़ी चलना, वहाँ जाके रुक जाएगी, और कितनी दूरी चलती है लिखा है 480 किलोमीटर। बहुत ध्यान से सुनिएगा, समान चाल से तय करती है, तो कुछ मान लेना चाहिए। हम लोग मान के चलते हैं सब कुछ। माना रेलगाड़ी की चाल, अच्छा किलोमीटर और घंटे में है सारा खेल, देख लो आप किताब में पढ़ लो पूरा क्वेश्चन। तो इसीलिए हम मान के चलेंगे रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। मान लिया रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अच्छा, अगर इसकी चाल आगे लिखा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वो उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो पहले तो हम माना रेलगाड़ी की चाल ये है, माना ए से बी तक पहुंचने में लगा समय t है। मेरी बात फिर से ध्यान से समझिए, दूरी, चाल और समय पे सवाल है। दूरी हमको पता है, चाल हमने मान ली कितनी है बताओ, x किलोमीटर प्रति घंटा, और मान लिया यहाँ से यहाँ तक आने में समय कितना लगता है t। तीनों बातें हो गई। अपने पास दूरी भी है, चाल भी है और समय भी है, मान लिया जो नहीं था। अब ये कह क्या रहे हैं कि आगे की बात सुनो। इन्होंने कहा कि अगर इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, अगर x है ये कम होती मतलब माइनस करना पड़ेगा। अगर इसकी चाल रेलगाड़ी की 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो कम कैसे करोगे, घटा के, और बढ़ाओगे कैसे, जोड़ के। जैसे आपकी चाल मान लो 100 थी, हम तुमसे कहें कि अगर 8 कम होती तो कितनी होगी, 100 में से 8 घटा दोगे मतलब 92 किलोमीटर। समझ गए ना। अच्छा ये बताओ, समय ज़्यादा लगेगा कम लगेगा? समय ज़्यादा, सीधी सी बात है। जब आप स्पीड कम, जैसे यहाँ से अपने घर जाते हो, अपनी स्पीड एक स्पीड से गए, अगले दिन स्पीड कम करी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इन्होंने बताया, पढ़िए सवाल एक बार फिर से ध्यान से। अगर इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। पहले अगर t घंटे लेती थी तो अब कितने घंटे लेगी, t + 3 घंटे। क्या ये समझ में आया? तो हाँ, यहाँ पे t घंटे में मान लो, समय t घंटा है, ठीक है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, एक्चुअली ज्ञात नहीं करनी है। ऊपर पढ़ लो क्या लिखा 10वें क्वेश्चन के ऊपर, इसे द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, ठीक है। एक बार फिर से सवाल समझ लीजिए। रेलगाड़ी को ए से बी तक जाना है, 480 किलोमीटर की दूरी है। मान लिया वो x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाएगी, समय उसको लगेगा t। अगर स्पीड 8 कम कर दें तो समय ज़्यादा लगेगा। ऐसा क्वेश्चन में लिखा है कि अगर 8 कम करेंगे तो समय 3 ज़्यादा लगेगा। ये हो गया। तो यहाँ लिखेंगे इन फर्स्ट कंडीशन, या प्रथम स्थिति में एक फार्मूला हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल। या इस फार्मूले को 3 तरीके से लिख सकते हैं, कैसे भी लिख लेना। समय कितना ए से बी तक, t पहले शुरुआत में, दूरी 480 और चाल ए से बी तक चाल क्या रही पहली स्थिति में, x।
यही आपका इक्वेशन 1 हो गया। इतना समझ में आया? इन द सेकेंड कंडीशन, यहाँ लिखेंगे द्वितीय स्थिति में, इन द सेकेंड कंडीशन या द्वितीय स्थिति में सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। प्रश्न में ये लिखा था कि दूरी तो देखो वही रहेगी, दूरी थोड़ी ना बढ़ा दोगे ना घटा दोगे, दूरी वही है। इन्होंने कहा चाल अगर, यहाँ देखो चाल अगर 8 कम कर दें, यहाँ देखो चाल अगर 8 कम कर दें तो x नहीं क्या कर दें, x माइनस 8, तो समय इन्होंने कहा 3 घंटे ज़्यादा लगता है तो t+3। ठीक, अभी आगे बढ़ते हैं। ये 3 उस तरफ भेज दो, t बराबर क्या होगा, प्लस का 3 उधर जाएगा तो 480 बटे x माइनस 8, प्लस का 3 उधर जाएगा तो -3, प्लस का 3 उधर गया तो -3। अच्छा, t का एक वैल्यू हमें पहले से पता है कि नहीं पता है? देखो ये वैल्यू उठा के यहाँ लगा दो। t क्या है बताओ, यहाँ लिख दें समीकरण 1 से t का मान रखने पर t का वैल्यू उठाओ और यहां पर लगाओ, क्या है 480 बटे x, t की वैल्यू 480 बटे x रख दो, बराबर 480 बटे x माइनस 8 -3, करेक्ट। अच्छा जी, अब इसे सॉल्व कर लो, x में द्विघाती बना लो। तो एक काम करते हैं, इसको इधर ला रहे हैं, ठीक है। 480 बटे x प्लस इधर आया तो 480 बटे x माइनस 8 बराबर कितना, -3, ये प्लस इधर आया माइनस। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 480, बचा क्या 1/x, ठीक है। यहाँ से कॉमन लो तो बचा 1/x माइनस 8 इज इक्वल टू -3, सही है। आगे बढ़ते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। 480 इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस 8 माइनस एक्स अपॉन x इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू -3। बोलो ठीक है। ये वाला टर्म इधर जाएगा, ये टर्म इधर जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन नीचे आएगा। x और -x दोनों क्या हो गए, कैंसिल। आगे बढ़ते हैं, 480 गुणे कितना था, -8 इज इक्वल टू, ये दोनों उधर जाएंगे ना, -3 ब्रैकेट में कितना, ये उधर जाएगा, -3 ब्रैकेट में पढ़ दीजिए, x इंटू कितना लिखा है, x माइनस 8। भाई ये 480 और -8 की गुणा हुई, 480 गुणे -8, ये उधर चला गया मल्टीप्लिकेशन में। अब ये माइनस माइनस क्या होगा, कट जाएगा। 3 इधर बटे में ही तो आएगा, 3 इधर बटे में आएगा कि नहीं आएगा, 3 से काट दो सीधा, ऐसे ही काट दो, 3 एक कम 3, 1 4, 1 बचा तो 18 हुआ, 3 18 160, 160 इज इक्वल टू, नहीं 160 इंटू मल्टीप्लाई में क्या बचा है अभी, 8 बचा है कि -8 बचा है, 8 बचा, क्योंकि माइनस कैंसिल हो गया, -3 ही एक्चुअली बटे में आया तो माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। आगे क्या बचा, x माइनस 8। अभी क्या है, इसकी मल्टीप्लाई करो, x² माइनस 8x और 16 8 128। ये प्लस का इधर आया तो प्लस 1280, इधर आया तो -1280 बराबर, यही आपका समीकरण है। इसे हल कैसे करते हैं वो आगे सिखाया जाएगा। अभी इतना ही पूछा गया था कि इस समस्या को द्विघात समीकरण के रूप में लिखो, मतलब रेलगाड़ी की चाल हम निकाल सकते हैं, इसे सॉल्व कैसे करते हैं आगे सिखाएंगे। बहुत सारे तरीके होते हैं हल करने के, वो अगली एक्सरसाइज में बताया जाएगा। देखिए लिखा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। ये एक आयताकार भूखंड है, आयत है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 528 वर्ग मीटर है। आयत का जो क्षेत्रफल है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आयत का जो क्षेत्रफल है वो 528 वर्ग मीटर है। ठीक, हम पहले वो लिख लें हमेशा क्वेश्चन में जो सवाल में दिया है। इसमें दिया है कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई, ये क्षेत्र बना लिया हमने, क्षेत्र की लंबाई, ये लेंथ की बात हो रही है, लंबाई मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो हमने मान लिया कि चौड़ाई x है और जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। समझ में आया नहीं आया?
फिर से सुनिए एक बार ध्यान से। इन्होंने कहा क्षेत्र की जो लंबाई है, जो लेंथ है वो चौड़ाई के दोगुने से कितना अधिक है? 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई निकालनी है, तो हमें इसके लिए द्विघात समीकरण बनाना है। क्षेत्रफल ये दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल होता है बेटा लंबाई गुणे चौड़ाई। अच्छा, एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर भी लिख भी दें। सबसे पहले हम ये मान लें कि माना भूखंड की, पूरा लिख देना, माना भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। मीटर में ही मान लो क्योंकि मीटर स्क्वायर दिया है यहाँ पे। मान लिया भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। अच्छा, लंबाई मान लो चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है, जिसका दोगुना करो 2x, 1 अधिक है 2x + 1 मीटर। ये समझ में आ रहा है? अब आयत का क्षेत्रफल होता क्या है बताओ, क्या फार्मूला होता है? ये लाइन फिर से एक बार नोट कर लेना, ये वाली फिर लिखना। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 528 वर्ग मीटर। लंबाई कितना है बताओ? 2x + 1 इंटू चौड़ाई कितना है? x बराबर 528। इसका मल्टीप्लाई कर दो, 2x इंटू एक्स हो गया 2x स्क्वायर, 1 इंटू एक्स, x इज इक्वल टू 528, 528 इधर ले आओ, 528 इधर आया तो -528 बराबर 0। यही आपका सोल्यूशन है। समझ में आया सबको? चलो करो। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की जो माँ है, जैसे तुम्हारी मम्मी है मान लो, वो तुमसे 26 साल बड़ी हैं। आगे पढ़िए क्या लिखा है। उनकी आयु का गुणनफल, वर्षों में ही आयु है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, आज के 3 साल बाद। आज तुम्हारी मम्मी तुमसे 26 साल बड़ी हैं, लेकिन आज के 3 साल बाद, तो 3 साल बाद तुम्हारी आयु में भी 3 जोड़ना पड़ेगा, मम्मी की आयु में भी 3 जोड़ना पड़ेगा। आज कितने साल के हो? 15 साल के हो। आज के 3 साल बाद 18 साल। ऐसे मम्मी में 3 जुड़ जाएगा। उनका जो मल्टीप्लिकेशन है, गुणनफल जो है वो 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, इसके लिए द्विघात समीकरण लिखना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु x है। माना रोहन की वर्तमान आयु कितना है? x वर्ष है, वर्ष में ही मान लो। अब कौन है उनकी मम्मी की आयु? माँ लिख दो। रोहन की माँ की वर्तमान आयु क्या था बेटा? शुरुआत में रोहन की जो मम्मी थी, माँ थी, वो उससे 26 वर्ष बड़ी थी। समझ में आई ये लाइन कि नहीं आई? जैसे तुम्हारी मम्मी तुमसे 26 साल बड़ी हैं, तुमने कहा, तो तुमने कहा सर मेरी एज है 15, तो हम कहेंगे तुम्हारी मम्मी की आयु निकालनी है, 26 जोड़ देंगे, पता चल जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने कहा उसकी आयु वर्षों में गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो यहाँ हेडिंग डाल देंगे 3 वर्ष पश्चात, आफ्टर 3 इयर्स। अब हम देखते हैं रोहन की एज क्या हो गई। रोहन की आयु, अब वर्तमान मत लिखना, वर्तमान मतलब जान दो प्रेजेंट एज हो जाता है, ये फ्यूचर की एज हो गई आफ्टर 3 इयर्स। रोहन की आयु क्या होगी? इसमें 3 जुड़ गया, x + 3 वर्ष। ये समझ में आया? रोहन की माँ की आयु, इसमें 3 जोड़ दो। अच्छा, माँ की आयु, उसमें भी 3 जुड़ेगा, 26 और 3 कितना हो गया? x + 29 वर्ष। पहले बताओ ये 2 लाइन समझ में आई? आज रोहन की आयु x है और मम्मी 26 साल बड़ी हैं, तो 26 जोड़ दिया। 3 वर्ष बाद उनकी आयु, इसकी 3 जोड़ दो, x + 3 हो जाएगा ये, और इनकी जो मम्मी है वो भी 3 साल बढ़ेंगी, घटेंगी थोड़ी। 26 और 3 कितना हो गया? 29। आगे बढ़ते हैं। वर्षों में ही 3 वर्ष बाद अगर उनका मल्टीप्लिकेशन करें, यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें, वो 360 है। x + 3 इंटू x + 29 इज इक्वल टू कितना? कितना बेटा? 300। तो हमें रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है, x में ही क्वेश्चन बनानी है। अब क्या करें? सिंपल मल्टीप्लिकेशन करें, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर 29x, फिर 3x और 29 87 होता है क्या? चेक कर लो। 3 ने हम 27 के 7 हाथ से लगे 2, 3 दूनी 6, 2 8, बिल्कुल सही है। अब इधर लाओगे, घटाओगे, x² + 29x, नहीं, 29 और 3 जोड़ दो,
कितना होगा 32, 29 और 3 32 हो जाएगा। और 87 में 360 घटेगा तो चिन्ह माइनस का लगेगा, है ना, बड़ी संख्या है, इधर आई तो माइनस में। 10 में 7 घटाओ, बोलो 3, 5 बचे तो क्या हुआ, 15 में 8 गया, बोलो 7, यहाँ कितना बचा 273 ही बचेगा, एक बार चेक कर लेना जरा। 360 में 87 घटाओ 273 ही होता है। 10 में 7 गया 3, यहाँ बचा 5, 15 में 8 गए, ठीक है। तो ये रोहन, अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो रोहन की वर्तमान आयु निकल आएगी। लेकिन अभी उन्होंने सॉल्व करने को कहा नहीं है, मनोहर रे की बुक में आंसर्स इसके ठीक नहीं दिए हैं। अगर एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें उन्होंने यही आंसर दिया हुआ है, क्योंकि उन्होंने आखिरी के 4 क्वेश्चंस के ऊपर लिखा है, पढ़ोगे कि इस समस्या को द्विघात समीकरण के रूप में लिखो, बस यहाँ तक पहुँचाना है। इसे सॉल्व कैसे करते हैं वो हम अगली क्लास में आप लोगों को बताएंगे, समझ गए ना? ठीक, लिखो।